वेलकम टू दी गोटुल एकेडमी। गोटुल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें विवेक सर आपको सरगुजा संभाग को पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बिलासपुर संभाग को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिलों को क्रम से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए मैप में ये आपका बना हुआ है आपका बिलासपुर संभाग। इस बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आपको पता होगा 8 जिले आते हैं। ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? आपका 8 जिले आते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा जिला है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा ये है आपका बिलासपुर। ठीक है, ये आपका है बिलासपुर। इसी बिलासपुर से, ठीक है, बिलासपुर जिले से 1998 में टूटकर 2 जिला बना था। ठीक, बिलासपुर जिला कब बना था? तो ये आपको पता होगा, ये बना था आपका 1 नवंबर 1962 को। ठीक है, 1 नवंबर 1861। ठीक है, 1 नवंबर 1861 को ये क्या बना था? आपका बिलासपुर आपका जिला बना था। और 1998 में, ठीक है, 2 जिले बने थे। एक बना था आपका बिलासपुर से टूट के, एक जिला बना था आपका कोरबा, और एक बना था आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, ठीक है, ये कब बने थे? तो ये बने थे आपका 25 मई 1998 को। ठीक है, कब बने थे ये? 25 मई 1998 को। ठीक है, ये हो गया आपका बिलासपुर। ये रायगढ़ एक रियासत था और ये भी एक जिला बना था आपका 1973 में। ठीक है, रायगढ़ आपका जिला कब बना था? 1973 में। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर 2000 आता है 2012। तो 2012 में एक जिला बनता है बिलासपुर से टूट के, उसका नाम क्या है आपका? मुंगेली। ठीक है, ये कब बनता है आपका? ये बनता है 2012 में। ठीक, उसके बाद इसी बिलासपुर से टूटकर इसका जो ऊपरी भाग है, ठीक है, बिलासपुर का जो ऊपरी भाग है वो बनता है आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और ये कब बनता है आपका? ये अस्तित्व में आता है आपका 10 फरवरी 2020 को। ठीक है, 10 फरवरी 2020 को आपका जीपीएम बिलासपुर से टूटकर एक जिला बनता है। ठीक, फिर वर्ष 2022 में, ठीक है, वर्ष 2022 में ये जो जांजगीर का ये वाला पोर्शन था, इससे टूटकर बनता है आपका शक्ति जिला। ठीक है, ये कब बनता है आपका? 2022 में। और रायगढ़ का, ठीक है, सारंगगढ़ वाला पार्ट, और नीचे जो क्या है आपका बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार का ये जो बिलाईगढ़ वाला पार्ट था, इससे टूटकर आपका एक जिला बनता है 2022 में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ये कब बनता है आपका? ये भी बनता है अस्तित्व में, ये भी आता है आपका 2022 में। घोषणा पहले ही हो गई थी, लेकिन अस्तित्व में कब आया? 2022 में। इस प्रकार टोटल इसमें 8 जिले हैं। पहला आपका बिलासपुर, ठीक है, दूसरा ये बना रायगढ़, तीसरा ले लो आपका कोरबा और जांजगीर, चौथा, पांचवा इसमें बनता है आपका मुंगेली, छठवां बनता है आपका जीपीएम, सातवां बनता है सारंगगढ़, और ये आपका 8वां क्या है? शक्ति। इस प्रकार टोटल इसमें जो आपका बिलासपुर संभाग है, इसमें टोटल कितने जिले हैं? इसमें जो है आपका 8 जिले हैं। और वर्तमान में जो हमारा बिलासपुर संभाग है वो जिले के आधार पर सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा संभाग है, क्योंकि इसमें अकेले क्या बोलते हैं आपका बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो इसमें टोटल आपके जिले आते हैं, जिलों की संख्या कितनी है आपका? जिलों की संख्या है इसमें 8 जिले हैं। ठीक है, 8 जिले हैं इसमें टोटल। और इस आधार पर क्या है? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है जिला वाइज। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि संभाग बिलासपुर बना कब? ठीक है, बिलासपुर कब संभाग बना? ठीक है, इस चीज को भी आते हैं हम लोग। तो बिलासपुर संभाग का जो है गठन, बिलासपुर संभाग का गठन ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को।
कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तब 1 नवंबर 1956 को क्या बना था आपका? एमपी, मध्य प्रदेश एक क्या बना था? राज्य बना था। इसी मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही पहले तो आपका रायपुर था। ठीक है, रायपुर कब बना है संभाग? तो 1862 से ही रायपुर क्या था आपका? 1862 से ही रायपुर एक क्या था आपका? संभाग था। ठीक है, रायपुर एक संभाग था। लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो इसी के साथ 1 नवंबर 1956 में एक नया संभाग बना जिसका नाम था आपका बिलासपुर। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत बना था। आपको पता है कि वर्तमान में कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। मैं उसको एक बार रिकॉल करना चाहूंगा। ये 1862 में आपका रायपुर संभाग बना था, 1956 में क्या बना आपका? बिलासपुर संभाग बना, और 1981 में ही, ठीक है, 1981 में ही बस्तर आपका एक संभाग बना 1981 में। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 3 संभाग बन गए थे, लेकिन ये तीनों संभाग किसके अंतर्गत थे? आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक, जब 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 26वें नंबर का राज्य बना। ठीक है, 26वें नंबर का जब राज्य बना, तब छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे। एक था आपका रायपुर, एक था बिलासपुर, एक था बस्तर। ठीक, फिर राज्य गठन के बाद जो पहला संभाग किसी को बनाया गया, तो वो था आपका सरगुजा। और ये कब बना आपका? 2008 में। ठीक है, 2008 में सरगुजा को क्या किया गया? संभाग का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2008 में। और 2013 में घोषणा कर दिया गया था, 2013 में, 15 अगस्त 2013 को। और इसी के साथ हम लोग का जो 5वां संभाग बना वो क्या था? वो था आपका दुर्ग। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये 5 संभाग हैं। ठीक है, इन सभी 5 संभागों में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका बिलासपुर संभाग। ठीक है, और बिलासपुर संभाग का गठन कब हुआ है? तो बिलासपुर संभाग का गठन हुआ है हमारा, बिलासपुर संभाग का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, बिलासपुर संभाग का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को हमारा बिलासपुर संभाग का गठन किया गया। और इसके साथ कितने जिले शामिल हैं? तो वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। एक हो गया आपका बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति और आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, तो सर्वाधिक, ठीक, क्या है आपका? सर्वाधिक जिलों वाला, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। ठीक है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। कितने जिले हैं? तो आपका 8 जिला है। ठीक है, सर्वाधिक जिलों की संख्या है 8। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। और सर्वाधिक जिलों वाला क्या है आपका? संभाग है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग, एक चीज और याद रखिएगा, बिलासपुर संभाग ये कैसे एरिया में आता है? तो मैदानी एरिया में आता है। और मैदानी एरिया में क्या होता है? आपकी जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक होती है। तो ये भी याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है आपका कौन? बिलासपुर। ठीक, और एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर ये दूसरा बड़ा संभाग है। ठीक है, अगर ये दूसरा बड़ा संभाग है तो पहला बड़ा संभाग कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर फर्स्ट में अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो है आपका बस्तर संभाग है, जिसके अंतर्गत आपका 7 जिला आता है। ठीक, जिसके अंतर्गत कौन सा? 7 जिला आता है। कौन कौन सा आता है आपका? बस्तर एक स्वयं आता है। ठीक है, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, ठीक है, और एक आता है आपका कोंडागांव। ठीक है, तो उसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। लेकिन
दूसरा देखें तो दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आपका, ये है आपका बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर आपका दूसरा बड़ा संभाग है। तो ये सारी चीजें आप संभाग से याद रखिएगा। और एक चीज याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा विकास खंड जो है वो भी इसी बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा विकास खंड, सबसे ज्यादा विकास खंड। ठीक है, सबसे ज्यादा विकास खंड कितने विकास खंड है, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 34 विकास खंड आते हैं। कितने आते हैं आपका, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 34 विकास खंड आते हैं। तो विकास खंड के भी आधार पर सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है आपका, बिलासपुर है। तो ये सारी चीजें आप संभाग से याद रखिएगा। और आज जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है बिलासपुर जिला। तो हम लोग बिलासपुर जिले को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्या था आपका, संभाग का थोड़ा सा ओवरव्यू था कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। लगभग 10 से 12 क्लास में हम लोग पूरा बिलासपुर संभाग को कंप्लीट कर लेंगे, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिलासपुर जिले से। तो ये आप याद रखिए, इतना चीजें आप याद रखिएगा संभाग के अंतर्गत आपका। ठीक, तो क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है बिलासपुर संभाग। संभाग क्या होता है, तो जिलों का समूह होता है। ठीक है, कार्य को क्या करते हैं, सरल बनाने के लिए, प्रशासनिक इकाई में क्या करते हैं, कार्यों को सरल बनाने के लिए जिलों के अंतर्गत एक संभाग का गठन किया जाता है। संभाग क्या करता है, जितने भी उसके अंतर्गत जिले आते हैं, विभाग आते हैं, अनुविभाग आते हैं, उनको क्या करते हैं, वो रेगुलेट करने का काम करते हैं। और संभाग के जो प्रमुख होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख है उसको बोलते हैं हम लोग संभाग आयुक्त। तो संभाग आयुक्त क्या करता है आपका, जिले के अंतर्गत, संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, जितने भी तहसील आती है, उप विभाग आते हैं, ठीक है, उन सबका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उनको रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। इसी के अंतर्गत सबसे पहले जब 1961 में मध्य प्रांत, बरार और सीपी, ठीक, मध्य प्रांत और बरार का क्या किया गया, गठन करके एक राज्य बनाया गया। कब बनाया गया था, 1961 में। तभी 1961 में एक संभाग बना। ठीक है, 1961 में एक संभाग बनाए, 62 में बोलते हैं। ठीक है, वो कौन सा था आपका, रायपुर को क्या किया गया, एक संभाग का दर्जा दिया गया। उसके बाद जब 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 7वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। इसी में आपका एक राज्य गठन हुआ, उसका नाम था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही क्या था, मध्य प्रदेश में ही हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हमारा जब छत्तीसगढ़ शामिल था तब क्या किए थे, रायपुर का संभाग आपसे पहले से था, उसके अंतर्गत एक और संभाग का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। जब मध्य प्रदेश नया राज्य बना तो उसके साथ ही बिलासपुर को संभाग का दर्जा दिया गया, एक बिलासपुर संभाग का गठन किया गया। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत उतने जिले नहीं थे, बिलासपुर ही पूरा बड़ा था। ठीक, बाकी तो आप देखोगे तो एक कौन सा था आपका, सरगुजा था। ठीक है, तो ये सब क्या थे आपके बिलासपुर संभाग में शामिल था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ 1981 में। ठीक है, 1981 में क्या किया गया, बस्तर को भी एक संभाग का दर्जा दिया गया। ठीक है, बस्तर को भी एक संभाग का दर्जा दिया गया। कब दिया गया है, तो 1981 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। फिर उसके बाद अक्टूबर 2008 में सरगुजा को संभाग बनाया गया और 2013 में दुर्ग को संभाग बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। इस 5 संभाग में जो हमारा जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा संभाग है वो है आपका बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर में जो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और ये उसका कुछ डिटेल था जो आपको याद हो गया होगा। आज हम लोग बिलासपुर जिले को कुछ पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बिलासपुर जिला बहुत बड़ा है, कम से कम 2 से 3 क्लास लगेगा आपका। तो हम लोग थोड़ा सा बिलासपुर जिले का जो ओवरव्यू है वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बिलासपुर को कंप्लीट करेंगे और बिलासपुर के बाद पूरे आपका बिलासपुर संभाग को जितने भी उसके अंतर्गत जिले आते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूं।
तो ये क्या है आपका, ये बिलासपुर जिले का क्या है, बाहर का मैप है। ठीक है, ये क्या है आपका बिलासपुर जिले का मैप है। इस तरीके से क्या दिखता है हम लोग का बिलासपुर जिला दिखता है। ठीक है, तो अगर बिलासपुर जिले के बारे में बात करना चाहूं तो सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में देखते हैं कि ये बिलासपुर नाम कैसे पड़ा। ठीक है, बिलासपुर जिले का नामकरण। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग इसका नामकरण के बारे में जानते हैं। ठीक है, नामकरण के बारे में जानते हैं कि कैसे इसका नामकरण हुआ, इसका इतिहास क्या रहा था, बेसिकली ये हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग को पता होगा कि एक क्षेत्र था इसी बिलासपुर के अंतर्गत, एक क्षेत्र आता है आपका रतनपुर। क्या आता है आपका, रतनपुर। ठीक है, इस रतनपुर में आपके जो शासक थे वो कौन थे, रतनपुर में आपके कलचुरी राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, कलचुरी राजाओं ने शासन किया था। हिस्ट्री में आपको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग याद रखना कि रतनपुर जो क्षेत्र था वहां पे कलचुरी शासकों का शासन था। ठीक है, उनकी राजधानी थी रतनपुर। रतनपुर को बसाया था आपका रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने बसाया था। ठीक, तो देखो इन्हीं कलचुरी के अंतर्गत एक राजा हुए, जागल्य देव प्रथम के पुत्र थे रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ये इस रतनपुर क्षेत्र में 1120 से 1135 ईस्वी में क्या किए थे, शासन किए थे। ठीक है, ये रतनपुर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये रतनपुर क्षेत्र, ये वाला जो इलाका है आपका, इधर का क्षेत्र, ये आपका रतनपुर का था। ठीक है, रतनपुर इधर आपका बिलासपुर है मेन। तो यहाँ राजा कौन थे आपका, रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय ये राजा थे। अब ये क्या किए रत्नदेव द्वितीय, अब ये वाला जो क्षेत्र था आपका, जो बिलासपुर का, वर्तमान में जो बिलासपुर का क्षेत्र है, ये कैसा था आपका, ये आपका उस समय जंगली क्षेत्र था। ठीक है, और क्या करते थे राजा, यहाँ शिकार के लिए आते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, रत्नदेव द्वितीय अपने सैनिकों के साथ क्या करने आए, यहाँ पे शिकार करने के लिए आते हैं। ठीक है, जब शिकार करने के लिए आते हैं रत्नदेव द्वितीय, तो अकेले तो नहीं आएंगे, अपने सैनिक लोग को भी लेके आएंगे। तो इनके सैनिक भी इनके साथ आते हैं। ठीक है, इनके सैनिक भी इनके साथ आते हैं। ठीक, अब इन्हीं सैनिकों, अब रत्नदेव क्या किए, रत्नदेव द्वितीय शिकार में मग्न थे। तो उन्हीं समय बिलासपुर में एक क्योटिन थी। ठीक है, एक क्या थी आपकी, क्योटिन थी। बोलते हैं कि वो काफी सुंदर थी। ठीक है, कौन थी, एक क्योटिन थी। क्या नाम था उनका, उनका नाम था बिलासा बाई क्योटिन। ठीक है, बिलासा बाई क्योटिन, ये एक क्योटिन थी। ठीक है, ये क्या करती थी, मत्स्य आखेट। ठीक है, मछली पकड़ने में एकदम निपुण थी। कौन, आपकी बिलासा बाई क्योटिन। तो क्या करते हैं, एक किंवदंती है, एक कहानी है, इनके जो सैनिक हैं इनके साथ क्या करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। अभद्र व्यवहार करते हैं। इससे क्या होती है, बिलासा बाई क्योटिन को क्या होता है, बहुत दुख होता है, और दुख होकर ये क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, आत्महत्या कर लेती है। अब जब ये बात किसको पता चलती है, रत्नदेव द्वितीय को जब ये बात पता चलती है कि उनके सैनिकों की वजह से एक होनहार बिलासा बाई क्योटिन ये क्या कर ली, उनके सैनिकों की वजह से आत्महत्या कर ली, तो इनको बहुत बुरा लगा और ये क्या किए, अपने सैनिकों को दंडित करते हैं और साथ ही इनके क्या है, स्मृति में, इनके स्मृति में एक स्मारक बसाते हैं, एक स्मारक बनाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में क्या करते हैं कि स्मारक बनाते हैं और इस स्मारक के आसपास एक गांव को विकसित करते हैं। क्या बनाते हैं, एक गांव विकसित करते हैं। इस गांव का नाम रखा उन्होंने बिलासपुर। क्या रखा इसका गांव का नाम, बिलास। तो ये वाला क्षेत्र एक गांव के रूप में विकसित किसने किया था, तो एक गांव के रूप में इस क्षेत्र की स्थापना की थी हमारे रत्नदेव द्वितीय ने। अब कब की थी, तो 1120 से 1135। तो बोल के चलो कब हुआ था ये, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, कब हुआ था आपका, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में रत्नदेव द्वितीय के द्वारा बिलासपुर गांव की स्थापना की गई थी और इनका नामकरण किसके नाम पे हुआ है, तो बिलासा बाई क्योटिन के नाम पे हुआ है। बिलासा बाई क्योटिन का थोड़ा सा परिचय देख लो। तो बिलासा बाई क्योटिन क्या थी, आपकी एक मत्स्य आखेट में ये क्या थी, मत्स्य आखेट। ठीक है, मत्स्य आखेट में ये क्या थी, आपकी निपुण थी। मत्स्य आखेट में ये निपुण
थी आपकी बिलासाबाई केवटिन। कहाँ की थी? तो यही बिलासपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इनके लिए ना ये सारी किंवदंती है ना, इसका कोई प्रमाणिक सोर्स नहीं है, ये सारी किंवदंती है कि कैसे इसका नामकरण हुआ, कौन स्थापित किया है, ये सारी किंवदंती है, इसका कोई भी एक प्रमाणिक स्रोत आपका नहीं है। ठीक, लेकिन बिलासाबाई केवटिन का कुछ कुछ चीज है, जैसे कि आप इनको जानते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, जब वो कल्याण साय जब चल देते हैं, मतलब उनको कल्याण साय का जब गिरफ्तार कर लेते हैं, तो 16वीं शताब्दी में ये गोपल्ला गीत, ठीक है, गोपल्ला नायक के साथ गई थी, ऐसा भी किंवदंती मिलता है। ठीक है, ये मत्स्य आखेट में क्या थी? निपुण थी। ठीक है, तो गोपल्ला गीत या देवार गीत बोलो। ठीक है, देवार गीतों में भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, देवार गीतों में भी इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें क्या बताया गया है? 16वीं शताब्दी में गोपल्ला गीत, देवार गीत। ठीक, देवार गीतों में इनके लिए है फूल बांध है रिंगी चिंगी, ऐसा करके, फूल मतलब ये बेनी को ना यहाँ पे क्या बोलते हैं? बेनी बांध है रिंगी चिंगी टेमा खोचे सोन के सिंगी, ऐसा करके इनके लिए गीत में, इस दीवार गीत में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि क्या करती है, ये जो अपने बाल है उसको क्या करती है? छोटी छोटी बेनी, बेनी जानते हो ना, चोटी चोटी बनाती है। ठीक है, और रिंगी चिंगी मतलब जानते हो, छोटा छोटा को हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? रिंगी चिंगी, जो हल्का हल्का फूलता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिंगी चिंगी। और उसमें सिंगी, सिंगी क्या है? एक आभूषण है, सर का आभूषण है। ठीक है, कल्चर वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है आपका? एक आभूषण है, उसको क्या करते हैं? सोन की सिंगी लगाते हैं करके इनको चर्चा किया गया है। ठीक है, इनके बारे में देवार गीतों में बिलासाबाई केवटिन के बारे में। और इन्हीं के याद में आपको पता होगा, इन्हीं की स्मृति में 2006 से, ठीक है, इन्हीं की स्मृति में क्या करते हैं? 2006 से राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, राज्य अलंकरण पुरस्कार। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? थोड़ा सा बिलासाबाई केवटिन के बारे में। ये केवटिन थी, मतलब कैवर्द जाति की थी। बिलासाबाई मत्स्य आखेट में निपुण थी। आपको वैसे भी पता है कि प्रदेश में हमारे जो कैवर्त लोग हैं, जो केवटा लोग हैं, वो लोग मुर्रा पकड़ने के लिए और मत्स्य आखेट के लिए विख्यात हैं, अच्छे से उनको जाना जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? बिलासाबाई केवटिन ये क्या थी? मत्स्य आखेट में निपुण थी। 2006 से राज्य अलंकरण पुरस्कार इनके नाम से दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को क्या होता है? इसका घोषणा होता है। देवार गीतों में भी इनके बारे में उल्लेख मिला है, बेनी बांधे रिंगी चिंगी टेमा खोचे सोन की सिंगी, ऐसा करके इनको देवार गीतों में भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बिलासाबाई केवटिन, अगर पूछा जाए कि बिलासपुर की स्थापना किसने किया था, तो रत्नदेव द्वितीय ने किया था। कब किया था आपका? 12वीं शताब्दी में किया था। रत्नदेव द्वितीय मतलब बिलासपुर शहर का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो बिलासाबाई केवटिन के नाम से हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। कुछ ये कि याद रखिएगा कि ये मत्स्य आखेट में निपुण थी। ठीक है, 2006 में से राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है बिलासाबाई केवटिन के। जो 16वीं शताब्दी में देवार गीत था, जो देवार गीत प्रचलित था, उसमें भी बिलासाबाई केवटिन के रूप का या उनके श्रृंगार का उल्लेख मिलता है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जब इसी रतनपुर में, ठीक है, रतनपुर में कालांतर में कलचुरियों के बाद मराठों का शासन हुआ। ठीक है, किनका शासन हुआ? मराठों का शासन हुआ। तो एक शासक थे आपके बिंबाजी भोसले। कौन थे आपके? एक शासक थे आपका बिंबाजी भोसले। ठीक है, बिंबाजी भोसले, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो ये थे आपके 1757 से ये थे 1788 तक। ठीक है, 1788 एडी तक इन्होंने क्या किया था? जो मराठा शासक थे, कौन थे आपके? प्रथम मराठा शासक थे आपके बिंबाजी भोसले। इन्होंने 1757 ईस्वी से 1788 ईस्वी तक इस रतनपुर क्षेत्र में क्या किया था? शासन किया था। तो इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ? बिंबाजी भोसले के द्वारा 1770 ईस्वी में, ठीक है, 1770 ईस्वी में क्या किया गया? इस बिलासपुर को क्या किया गया? नगर के रूप में, ठीक है, नगर के रूप में विकसित किया गया, विकसित किया गया। ठीक है, देखो, गांव कौन बनाया था? गांव के रूप में विकसित किए थे आपके रत्नदेव प्रथम। लेकिन इस बिलासपुर को नगर के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है किसको? बिंबाजी भोसले को। और कब किए थे ये पूछेगा तो ये बोलिएगा आप 1770 ईस्वी में बिंबाजी भोसले द्वारा बिलासपुर को नगर के रूप में क्या किया गया? विकसित किया गया। और ये बिलासपुर जो है आपका, अगर किस नदी के किनारे ये पूछा जाए तो ये है आपका
अरपा नदी के किनारे। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है आपका? अरपा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? अरपा नदी के किनारे है। ये कितना है आपका? 100 किलोमीटर लंबा है। चलो ये सब चीजों को हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ेंगे या और डिटेल में इसी चीज को पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। तो अरपा नदी खोडरी खोमसरा की पहाड़ी से निकलता है। ठीक, तो ये सारी चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिलासपुर जो है, बिलासपुर नगर किस नदी के तट पर है? तो वो है आपका अरपा नदी के तट पर है। किनके द्वारा इसको नगर के रूप में विकसित किया गया? तो बिंबाजी भोसले के द्वारा। कब किया गया? तो 1770 में। लेकिन बिलासपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रत्नदेव द्वितीय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था आपका? 12वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, और ये एक गांव के रूप में विकसित हुआ था। तो ये सारी चीजें आप और याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक किंवदंती है। ठीक है, ये सारी क्या है? किंवदंती, कोई प्रमाणिक सोर्स नहीं है। लेकिन अब एक चीज आप याद रखना, एक चीज और याद रखना, दूसरी बात इस याद रखना। देखिए, एक 1908 में एक गजट प्रस्तुत हुआ था। कब हुआ था आपका? 1908 में एक गजट प्रस्तुत हुआ था। इसको प्रस्तुत किए थे आपके कैप्टन वॉरसेड ने। ठीक है, कैप्टन, ठीक है, इसको प्रस्तुत किया था आपका कैप्टन फोर्सेट। ठीक है, कौन थे आपके? कैप्टन फोर्सेट। ठीक, इनके द्वारा एक गजट प्रस्तुत किया गया था। तो इन्होंने बताया कि बिलासपुर में एक क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारबहार। ठीक है, बिलासपुर में एक क्षेत्र है तारबहार। ये आपका जो रेलवे स्टेशन वाला क्षेत्र है ना, बिलासपुर में जो आपका ये रेलवे स्टेशन वाला क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारबहार। तो इन्होंने बताया कि इस तारबहार क्षेत्र में बहुत सारे पलाश के वृक्ष हुआ करते थे। बहुत सारे पलाश के वृक्ष। ठीक है, बहुत सारे क्या थे? पलाश के वृक्ष थे। इसी चीज को ना सीएमडी कॉलेज, चितानी मितानी दुबे, ठीक है, सीएमडी कॉलेज के प्रोफेसर थे। ठीक है, सीएमडी कॉलेज के क्या थे? आपके प्रोफेसर थे। ठीक है जी, आरजी शर्मा। कौन थे आपके? आरजी शर्मा। ये एक प्रोफेसर थे। कहाँ के थे? ये सीएमडी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, उसका नाम है आपका छत्तीसगढ़ दर्पण। ठीक है, इनके द्वारा क्या पुस्तक लिखा गया है? छत्तीसगढ़ दर्पण। ये किताब का याद रखिएगा। ठीक है, राइटर हैं आपके आरजी शर्मा जी, चितानी मितानी दुबे कॉलेज, सीएमडी कॉलेज है आपका। इसके जो प्रोफेसर हैं आरजी शर्मा, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है छत्तीसगढ़ दर्पण। इस छत्तीसगढ़ दर्पण में इन्होंने बताया है, छत्तीसगढ़ दर्पण में इन्होंने बताया कि हाँ, जो तारबहार का क्षेत्र था वहां पे वाकई में पलाश के वृक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तारबहार का जो क्षेत्र था वहां पे वाकई में पलाश के वृक्ष हुआ करते थे। इसी पलाश के वृक्ष को, ठीक है, इसी पलाश के वृक्ष को वलास बोला करते थे लोग। क्या बोलते थे? वलास। ठीक है, वलास। अब यही वलास जो है बिगड़ के हो गया बिलास। यही क्या हो गया? बिलास। और पूर्व यानी क्या होता है आपका? शहर। तो ये जो पलाश के वृक्ष क्या हुआ? वलास, और वलास से बिगड़ के क्या हो गया? वो बिलास। अब बिलास से ये जो शहर था इसका नाम पड़ गया बिलासपुर। ये कौन बताते हैं? आपके प्रोफेसर आरजी शर्मा बताते हैं। इसके नामकरण के पीछे एक हिस्ट्री बताते हैं कि क्या था। जो तारबहार क्षेत्र था बिलासपुर का, वहां बहुत सारे पलाश के वृक्ष थे। ये गजट में बताए थे आपके फोर्सेट। ठीक है, कैप्टन फोर्सेट ने क्या बताया था? इसको बजट नहीं, बहुत सॉरी, गजट में प्रस्तुत किया था। तो इसको प्रमाणित करते हुए बोलते हैं कि सीएमडी चौक, जो सीएमडी चौक बोलता हूं, जो सीएमडी कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आरजी शर्मा, इन्होंने एक किताब लिखी है छत्तीसगढ़ दर्पण। इस छत्तीसगढ़ दर्पण में उन्होंने बताया कि हाँ, जो तारबहार का क्षेत्र था वहां बहुत सारे पलाश के वृक्ष हुआ करते थे। इसी पलाश के वृक्ष को लोग वलास बोलते थे, और कालांतर में यही वलास बिगड़ के बिलास हो गया। और इसी बिलास जो क्षेत्र था उसको हम लोगों ने क्या बोला? बिलासपुर बोला। तो ये थोड़ा प्रमाणित भी है ना, क्योंकि ये गजट में प्रस्तुत था। और अपनी आरडी शर्मा जी हैं, आरडी शर्मा जी ने अपनी जो किताब है छत्तीसगढ़ दर्पण में भी इसका उल्लेख किया है। ठीक, तो ये उसके नामकरण के पीछे इतिहास हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और सारी चीजों को आपको याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग के नामकरण से संबंधित कुछ तथ्य थे। ठीक है, नामों को भी याद रखते चलिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा और बिलासपुर के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं।
चलिए अब आते हैं हम लोग आपके बिलासपुर जिले के नामकरण को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। गठन तो हम लोग को पता ही है, ठीक। तो देखो बिलासपुर जिला, पहला चीज तो इसका गठन देख लो, ठीक है। गठन में चलो हाँ ठीक है, बिलासपुर जिले का एक तो आपको पता ही चल गया संभाग कब बना था, जिला कब बना था, जिला कब बना था 1961 में बना था, 1 नवंबर 1961 को, ठीक है। तो एक चीज देखो इसका गठन, बिलासपुर जिले का गठन ना, संभाग की बात नहीं कर रहा हूं, बिलासपुर जिले का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1861 को, ठीक है। बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1861 को बिलासपुर जिले का गठन हुआ था। इसी डेट में आपको पता है 3 जिले बने थे आपका, कौन कौन सा, एक बना था आपका रायपुर, ठीक है, एक बना था आपका बिलासपुर और एक क्या बना था आपका संबलपुर, ठीक है, संबलपुर। वर्तमान में संबलपुर क्या है, हमारा पार्ट नहीं है। 2005 में, सॉरी 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो ये कहाँ चला गया आपका, उड़ीसा में, ठीक है, ये चला गया आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में। अभी वर्तमान में बिलासपुर रायपुर जो 1961 में बना था ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। तो ये याद रखना, गठन कब हुआ था आपका, बिलासपुर का गठन हुआ था 1 नवंबर 1961 को हुआ था, ठीक है। संभाग का दर्जा तो मैंने बता दिया था, 1 नवंबर 1956 को मिला था, ठीक है। एक चीज और याद रखना, एक और डेट याद रख लेना, 1867 में, ठीक है, क्या याद रखना, 1867 में, 1867 में ही जो बिलासपुर और रायपुर थे ये दोनों ना, बिलासपुर और रायपुर को नगर पालिका की दर्जा दी गई थी, नगर पालिका बना था। कब बना था आपका, 1868 को। कौन कौन, रायपुर और बिलासपुर क्या बने थे आपका, नगर पालिका परिषद बना था। और 1967 आपको पता होगा, 1967 में रायपुर, ठीक है, रायपुर क्या बना था, नगर निगम बना था। 1967 में रायपुर नगर निगम बना था, लेकिन 1981 में फिर क्या हुआ आपका, बिलासपुर को क्या बनाया गया, नगर निगम का दर्जा दिया गया। मतलब ये क्या है आपका, पहला नगर निगम कौन है छत्तीसगढ़ का, तो रायपुर है, और दूसरा नगर निगम जो बना है वो कौन सा है आपका, बिलासपुर है, ठीक है। दूसरा नगर निगम कौन बना है आपका, बिलासपुर है। और वर्तमान में बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक ही नगर निगम है और वो कौन सा है आपका, बिलासपुर है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत बोल रहा हूं ना, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो कोरबा भी है, रायगढ़ भी है, ठीक है, अगर बिलासपुर संभाग में देखे तो। लेकिन एक चीज याद रखना, पहला जो नगर निगम है वो कौन सा है आपका, रायपुर है, और दूसरा नगर निगम जो है आपका बिलासपुर है, ठीक। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हम लोगों ने बिलासपुर के गठन के बारे में, हम लोगों ने कुछ कुछ जाना है, ठीक। और जो भी आते जाएगा हम लोग पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, अभी हम लोग इतना याद रखते हैं। अब देखो, अब दूसरा देखते हैं हम लोग इसका सीमावर्ती जिलों को देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग इसके सीमावर्ती जिले, ठीक है। बिलासपुर को कौन कौन सा जिला टच करता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो एक देखिएगा आप इसके जस्ट, अगर डायरेक्शन देखें इस तरीके से डायरेक्शन होगा, ये होगा आपका नॉर्थ, ये होगा क्या आपका नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है, वेस्ट। तो इसका जो बिलासपुर है, बिलासपुर के जो उत्तर है यहाँ पे इसी से कट के बना था, कौन सा बना था आपका, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ठीक है। तो उत्तर में कौन सा है आपका, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। इसके वेस्ट में अगर मैं बात करूं, वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका मुंगेली, ठीक है। इसी से बना था, मुंगेली भी बना, किससे बना था आपका, बिलासपुर से टूट के बना था 2012 में, ठीक है, ये 2020 में, ठीक है। इसके जो दक्षिण है, ठीक, देखो यहां से यहां तक, ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा जीपीएम, ये क्या हो जाएगा आपका मुंगेली, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मुंगेली, ठीक, ये हो गया आपका जीपीएम, ठीक है। अब इसका जो ईस्ट साइड है, ये वाला क्या है, ईस्ट साइड, यहाँ पे आपको 2 जिले मिलेंगे, एक है आपका
कोरबा, और एक कौन सा है आपका एक कौन सा है आपका जांजगीर चांपा, एक है आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, एक कौन सा है आपका जांजगीर चांपा, ये वाला क्षेत्र। और इधर क्या है आपका नीचे जो है वो पड़ता है आपका बलौदा बाजार। ठीक है, नीचे क्या है आपका बलौदा बाजार और पूरा इसको क्या बोलते हैं बलौदा बाजार भाटा पारा। ठीक है, क्या बोलते हैं बलौदा बाजार भाटा पारा। तो देखो कितने जिले हैं आपका, एक हो गया आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, दूसरा हो गया आपका कोरबा, तीसरा जांजगीर, चौथा बलौदा बाजार और पांचवा हो गया मुंगेली। तो इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, तो ये बोलिएगा आप 5 जिले हैं। ठीक है, 5 जिले हैं, जिसमें उत्तर में कौन सा है आपका, उत्तर में है आपका जीपीएम। ठीक है, उत्तर में कौन सा है आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, पश्चिम में देखें तो पश्चिम, वेस्ट में देखें तो क्या है आपका मुंगेली। ठीक है, पश्चिम में देखें तो ठीक। और अगर क्या देखें पूर्व में देखें, बिलासपुर के पूर्व में, तो पूर्व में 2 जिले हैं, एक है आपका कोरबा और एक क्या है आपका जांजगीर चांपा। ठीक, और इसी के अगर दक्षिण में देखें, बिलासपुर के दक्षिण में, तो क्या है आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार भाटा पारा। ठीक है, बलौदा बाजार भाटा पारा। ठीक, ये 5 जिले किसको टच करते हैं, आपके बिलासपुर जिले को टच करते हैं। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही भी बिलासपुर से अलग होकर बना 2020 में। ठीक, तो टच तो करेगा ही। मुंगेली 2012 में बना। ठीक है, कोरबा और चांपा ये कब बना है, ये बना है 1998 में, और किससे अलग होके बना, तो बिलासपुर से ही। तो जाहिर सी बात है टच करेगा ही। और पहले से जो रायपुर था वो बिलासपुर को टच करता था, लेकिन उससे रायपुर से तोड़ के एक नया जिला बनाया था 2012 में, बलौदा बाजार भाटा पारा। ठीक है, बलौदा बाजार भाटा पारा। तो ये दक्षिण में किसको टच करता है, आपका बिलासपुर जिले को टच करता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, पूछता है ना बिलासपुर जिले के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं पूछेगा, या इनमें से कौन सा बिलासपुर का सीमावर्ती जिला नहीं है, ये भी पूछेगा। ठीक है, तो देखो अब एक चीज और याद रखना कि जो बिलासपुर है आपका चारों तरफ से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, चारों तरफ से क्या है आपका छत्तीसगढ़ के ही जिलों से घिरा हुआ है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिलासपुर जो है वर्तमान में किसी भी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करता है, इसीलिए बिलासपुर को क्या बोलते हैं हम लोग, भू आवस्थित जिला भी बोलते हैं, भू आवस्थित लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, भू आवस्थित जिला भी बोलते हैं। तो बिलासपुर क्या है आपका एक भू आवस्थित जिला है, पहले नहीं था, लेकिन 2020 में जब जीपीएम टूटा, 2012 में जब मुंगेली नया जिला बना, तो क्या हुआ, ये धीरे से भू आवस्थित जिला बन गया। कब बना, 2020 में जब जीपीएम को अलग करके एक नया जिले का दर्जा दिया गया, उसके साथ ही बिलासपुर क्या बन गया आपका भू आवस्थित जिला बन गया। ठीक है, तो बिलासपुर कैसा जिला है, भू आवस्थित जिला है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा कि बिलासपुर जिले का अभी जो वर्तमान में, सभी जिले जब टूट के अलग हो गए, तो बिलासपुर का अभी जो वर्तमान क्षेत्रफल है ये लगभग आपका बच गया है 3475 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3475 वर्ग मीटर इसका क्या बन गया है, लगभग क्षेत्रफल बचा हुआ है इसका, बिलासपुर का सभी जिलों के अलग होने के बाद वर्तमान में 3475 इसका क्षेत्रफल है। वहीं अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में बिलासपुर जिले की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, वर्तमान में बिलासपुर जिले की जनसंख्या कितनी है, तो ये आपका लगभग बच गया है आपका 16.28 लाख, मतलब 16,28,000। ये 2000 पहले 19 लाख के आसपास था, 19-20 लाख के आसपास था, 2011 की जनगणना के हिसाब से 19-20 लाख के आसपास था। लेकिन जैसे जैसे जिले टूटते गए, अभी वर्तमान में, ठीक है, ऑफिशियल साइट में भी जाके देखेंगे तो ये एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, अंदर में जाओगे तो कुछ और मिलता है, थोड़ा सा अंदर में इसको डिटेल में पढ़ोगे तो लगभग 3500 के आसपास दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन जो उसका चार्ट बना हुआ है उसमें एग्जैक्ट इतना डाटा लिखा हुआ है, तो आप लगभग मान के चलो 3500, ठीक है, 3500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास उसका एरिया है और इतनी जनसंख्या है। ठीक, अगर
जनसंख्या और क्षेत्रफल को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, जनघनत्व मिलता है। क्या मिलता है हमको, जनसंख्या घनत्व मिलता है। ठीक है, तो जो बिलासपुर जिले का जनसंख्या घनत्व है ये लगभग 413 व्यक्ति, ठीक है, लगभग 413 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हमको बिलासपुर जिले की जनसंख्या मिलती है, मतलब जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन कितने हैं, लगभग 16,28,000। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 3475 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है आपका 413। ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑफिशियली अब जिले गूगल में जाके टाइप करोगे बिलासपुर जिला, तो जब खोलोगे तो ये सारे डाटा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या आपका कितना है, जनघनत्व हो गया 413। ठीक, अब देखो जनघनत्व के बाद देखो, अब यहाँ की साक्षरता देखते हैं, साक्षरता, लिटरेसी। ठीक है, तो जो बिलासपुर संभाग की, सॉरी बिलासपुर जिले की जो पर्टिकुलर साक्षरता है ये 74.46% है। ठीक है, 74 आपको साक्षरता पता होगा कि 7 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी बच्चा जो पढ़ लिख सकता है वो क्या कहलाता है, आपका साक्षर कहलाता है। तो उसी साक्षरता दर में जो हमारे बिलासपुर जिले का साक्षरता है वो 74.46% है। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, ये तो हो गई साक्षरता की बात। अब अगर मैं बात करता हूं, हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से जिले को टच करता है। ठीक है, उसकी साक्षरता देख ली, लिटरेसी रेट, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, जनसंख्या, क्षेत्रफल। ठीक है, ये सारी चीजें देखें। इसी तरीके से हम लोग सारे जिलों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत जो है अगर हम लोग ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, विकास खंड, विकास खंड, ठीक है, विकास खंड की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा ये जो बिलासपुर है, ठीक है, आपका जो बिलासपुर जिला है इसके अंतर्गत 4 विकास खंड आते हैं। ठीक है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत कितने विकास खंड आते हैं, 4 विकास खंड आते हैं। ये वाला जो आपका उत्तर में है ये है आपका कोटा विकास खंड। क्या है ये आपका, कोटा विकास खंड। ठीक, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, इसको ले लेते हैं ये वाला। ठीक, ये जो है आपका तखतपुर। ठीक है, ये क्या है आपका, तखतपुर विकास खंड। ठीक है, ये क्या है आपका, तखतपुर विकास खंड। ये जो है आपका ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये है आपका मस्तूरी विकास खंड। और ये जो बच गया वो क्या है आपका, बिल्हा। ठीक है, ये जो बच गया वो क्या है आपका, बिल्हा। ठीक है, बिल्हा विकास खंड। जो बच गया वो क्या है आपका, बिल्हा विकास खंड। तो अगर मैं बात करूं बिलासपुर में कितने विकास खंड आते हैं, तो बिलासपुर के अंतर्गत 4 विकास खंड आते हैं। कौन कौन सा विकास खंड आता है, एक है आपका कोटा विकास खंड, दूसरा है आपका तखतपुर, ठीक है, तखतपुर, तीसरा है आपका मस्तूरी विकास खंड, और चौथा है आपका बिल्हा। ठीक है, चौथा क्या है आपका, बिल्हा विकास खंड। ठीक, अब बिलासपुर जो है ना वो विकास खंड नहीं है। ठीक है, याद रखना। अब वो किसके अंतर्गत आता है, बिल्हा विकास खंड के अंतर्गत आता है। कौन सा आपका, बिलासपुर। ठीक है, बिल्हा विकास खंड के अंतर्गत क्या आता है आपका, बिलासपुर। इसीलिए ना एक चीज याद रखना, ये जो बिल्हा विकास खंड है, ठीक है, ये जो बिल्हा विकास खंड है ये क्या है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है। सबसे बड़ा क्या है, विकास खंड है। बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा विकास, सॉरी बिलासपुर जिले का बोलते, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो विकास खंड है वो कौन सा है आपका, बिल्हा विकास खंड है। इसी के अंतर्गत आता है ना, बिलासपुर इसी के अंतर्गत आता है। बिलासपुर अलग से आपका विकास खंड नहीं है, इसीलिए क्या है, बिल्हा आपका सबसे बड़ा विकास खंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा। और वर्तमान में बिलासपुर में कितने विकास खंड है, तो 4 विकास खंड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिलासपुर में नगर निगम की, तो बिलासपुर में एक नगर निगम है। ठीक है, बिलासपुर में नगर निगम, ठीक है, बिलासपुर में एक नगर निगम है जो कि खुद बिलासपुर है। ठीक, अगर मैं नगर पंचायत की बात करूं, नगर पालिका की बात करूं, तो बिलासपुर में भी वर्तमान में 2 नगर पालिका है। ठीक, अगर यहां पे नगर पंचायत की बात करें तो 4 है। ठीक है, 4 क्या है आपके, नगर पंचायत है। ठीक, वहीं अगर इसके
वर्तमान में कितने ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसमें लगभग 483, ठीक है, 483 ग्राम पंचायत है, ठीक। कितने ग्राम पंचायत हैं, 483। अभी चेंज होगा ना, इस साल चेंज हो सकता है, नया परिसीमन आएगा तो, लेकिन अभी वर्तमान में 483 ग्राम पंचायत है। और राजस्व ग्राम, ठीक है, राजस्व ग्राम जो है वो आपका 708, ठीक है, लगभग 708 जो है आपका राजस्व ग्राम है। कहां पे, बिलासपुर जिले के अंतर्गत, ठीक। तो ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, याद रखते चलिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब इसमें अगर इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इस साइड को मिटा देता हूं, सारी चीजें नोट करते चलिएगा ना, सारे चीजें नोट करते चलिएगा। हर चीज से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जितना भी बता रहा हूं सब क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैप बनाइएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है ना, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ बिलासपुर का कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, सिर्फ बिलासपुर का नहीं, पूरे मैप में हमको क्या क्या चीज पढ़ना है, ये उसका क्या है ओवरव्यू है। इसी तरीके से हम लोग हर चीजों को पढ़ेंगे, नोट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक। चलो अब अगला देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की, ठीक है, या लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र, तो एक ही लोकसभा क्षेत्र है हमारे यहाँ, वो कौन सा, मतलब हमारे यहाँ नहीं, कहने का मतलब है बिलासपुर में एक लोकसभा क्षेत्र है, वो कौन सा है आपका, बिलासपुर ही है, ठीक है। यही से हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, सॉरी लोकसभा सदस्य कौन है, तो वर्तमान में बिलासपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से है तोखन साहू, और ये क्या है आपका, अभी उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है, तो वो भी याद रखिएगा, तोखन साहू जी हैं, ठीक है। वहीं बात करूं विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र एक है, मतलब बिलासपुर है, और इसमें क्या है 6 विधानसभा क्षेत्र है। बिलासपुर के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन कौन सा है आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कोटा, ठीक है, कोटा है आपका, बिलासपुर है, यहाँ आप सेंटर में क्या ले लो, ये यहाँ पे है आपका बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर है, ठीक है, कोटा, बिलासपुर, तखतपुर, मस्तूरी, बिल्हा, बिलासपुर, ये सब क्या है आपका लोकसभा, सॉरी विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। क्षेत्र है कहाँ पे आपका, बिलासपुर में, ठीक है। कोटा एक है, मस्तूरी है, तखतपुर है, बिलासपुर है, बिल्हा है, ठीक है। ये क्या है आपका विधानसभा क्षेत्र है 6, ठीक। अब याद रखिएगा तहसील क्या है, तहसील जो है ना हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, मतलब अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा है, तहसील बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। फ्लक्चुएट करने का मतलब है कि नए नए तहसील बन रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, एग्जैक्ट डाटा तो अभी नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, बिलासपुर जिले का जो ऑफिशियल साइट है उसमें जो है तहसील की संख्या 11 बताई गई है, ठीक है। तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत कितने तहसील हैं आपके, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आपका 11 तहसील है। और ये तहसील कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम लोग। देखो एक तो आप याद रखना कोटा एक तहसील हो गया, दूसरा याद रखना तखतपुर, तीसरा याद रखना बिल्हा, चौथा याद रखना मस्तूरी, पांचवा याद रखना बिलासपुर। ये पांचों तो उसके हैं, पांचों क्या हैं तहसील हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत ये 5 तहसील आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब देखो इसी में ये जो कोटा का ये वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या है आपका बेलगाना, बेलगाना ये एक तहसील है, ठीक। कोटा के ही अंतर्गत, कोटा से ही छोट के ये वाला क्षेत्र बना है आपका बेलतरा, ठीक है। बेलतरा को भी क्या किया गया है, एक तहसील बना दिया गया है, ठीक है। कितने हो गए आपका 5, 6 और 1 7, ठीक है। मस्तूरी ये वाला क्षेत्र मस्तूरी है, ये उत्तर वाला क्या था आपका सीपत, ठीक है। तो सीपत को भी क्या किया है आपने, सीपत को भी एक तहसील का दर्जा दिया गया है। ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, ठीक है, ये क्या है आपका रतनपुर, रतनपुर को भी एक तहसील बना दिया गया है, ठीक। तो कितने हो गए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 और तहसील है आपका, एक याद रखिएगा, ये बिलासपुर से जब आप लोग तखतपुर मार्ग में जाते हैं तो एक मिलता है आपको सकरी,
ठीक है। एक क्या मिलता है आपको, सकरी, इसको भी तहसील बना दिया गया है। और ये वाला जो क्षेत्र है बिल्हा का, बिल्हा से ही लगा हुआ ये वाला क्षेत्र जो है वो क्या है आपका, वो है आपका बोधरी। ठीक है, बिल्हा से जब ऊपर आओगे, ठीक, NH 130, ठीक है, NH 130 में जब आप लोग आते हो तो यहां से इधर से सरगांव, तो यह बिल्हा पड़ता है। बिल्हा से ऊपर क्या पड़ता है आपका, यहाँ पे पड़ता है बोधरी। ठीक है, बोधरी में ही क्या है आपका, बोधरी में ही क्या है आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, यही बोधरी में है। तो एक बोधरी को भी क्या किया गया है, एक तहसील बना दिया गया है। इस प्रकार टोटल जो है 11 तहसील है। ठीक है, इस प्रकार कितने तहसील है टोटल, बिलासपुर में 11 तहसील है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब जो है हम लोग आगे की क्लास में, मतलब आज तो मैं यही खत्म करता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो गया है। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे बिलासपुर को। 2 से 3 क्लास और ले सकता हूँ बिलासपुर का ही, क्योंकि बिलासपुर बहुत चीज है। ठीक है, इसी में क्या करेंगे अब हम लोग, जो बिलासपुर के हर चीज है, जैसे यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है, किस प्रकार की खेती की जाती है, किस प्रकार की जलवायु है, यहाँ का इतिहास क्या रहा था, मतलब यहाँ से जो व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ के प्रमुख पर्यटन ऐतिहासिक स्थल, सारी चीजों को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसको हम लोग कब पढ़ेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक, आपके लिए हर जगह से खोज खोज के डाटा ला रहे हैं। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ना हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और क्या करें, हम लोग निरंतर इस तरीके से आपसे वीडियो बनाएं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।